हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम दोबारा से पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर क्लास 12। तो इस चैप्टर का चौथा पार्ट होने जा रहा है। पिछले पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम लोग ने इसका पूरा सब पार्ट्स पढ़ लिया था और हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था। आज हम लोग को पढ़ना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग लगाना शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। सो जो लाइट का वेव नेचर था, तो हम लोग को इतना तो पता ही है कि लाइट का दो नेचर होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। तो यहाँ पे है कि लाइट का वेव नेचर 19th सेंचुरी के एंड में स्टैब्लिश हो गया था। द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस का फेनोमेना, डिफ्रैक्शन का फेनोमेना, पोलराइजेशन का फेनोमेना वेयर एक्सप्लेन इन अ नेचुरल एंड सेटिस्फैक्ट्री वे बाय द वेव पिक्चर ऑफ लाइट। मतलब ये सब जो फेनोमेनन्स थे, इनको वेव नेचर से सेटिस्फैक्ट्री करवाया गया था, मतलब एक्सप्लेन किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब इस हिसाब से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों चीज़ें हैं, विथ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर द रीजन ऑफ स्पेस ओवर विच द वेव इज एक्सटेंडेड। मतलब कि हम लोग कहते हैं ना कि वेव के पास एनर्जी भी होती है, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एच म्यू। तो ये हम लोग वेव के लिए डिफाइन करते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो एनर्जी भी, तो लाइट का एनर्जी भी डिफाइंड ही होगा। इसीलिए इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर अ रीजन ऑफ स्पेस ओवर विच द वेव इज एक्सटेंडेड। मतलब वेव जहाँ तक एक्सटेंडेड है वहाँ तक एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। Let us now see if this wave picture of light can explain the observations on photoelectric emission given in the previous section. अब हम लोग देखेंगे कि ये वेव पिक्चर जो ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशंस थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के, इनको एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अकॉर्डिंग टू द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल ओवर विच द बीम ऑफ रेडिएशन फॉल्स। मतलब कि जो वेव पिक्चर है उसके हिसाब से द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल, मतलब कि मेटल पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए ई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओवर विच द बीम ऑफ रेडिएशन फॉल्स, जहाँ पे हम लोग रेडिएशन गिराएंगे, एब्जॉर्व द रेडियंट एनर्जी कंटिन्यूसली, वो उसका एनर्जी एब्जॉर्व कर ले, जो ई इज इक्वल्स टू एच म्यू था। तो म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो इसको अगर एब्जॉर्व करे तो द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा रेडिएशन का उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। द ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का एम्पलीट्यूड होगा। ये देखिए कहना क्या चाहता है ना कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होता है तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन ए। ओके, पावर एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब कि इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा। तो द ग्रेटर इंटेंसिटी, द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा एनर्जी फिर एब्जॉर्ब होगा। और in this picture, the maximum kinetic energy of the photoelectrons on the surface is then expected to increase with increase in intensity, और photoelectrons भी increase करेगा maximum energy के साथ। Also, no matter what the frequency of radiation is, और frequency जो भी हो radiation का, sufficiently intense beam of radiation over sufficient time should be able to impart enough energy to the electrons so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal surface। मतलब ये कहना यह चाहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग ने चीज़ ये डिफाइन किया था पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में।
और उसके हिसाब से अगर कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन जो इंटेंसिटी है, इंटेंस बीम, मतलब वो इतना सफिशिएंट होगा जिससे कि वो जो एनर्जी है, इम्पार्ट इनफ एनर्जी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स इनफ एनर्जी ले पाएँ, इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट दे एक्सीड द मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो लोग एक्सीड कर लें और नीडेड टू एस्केप, और एस्केप कर जाए मेटल से। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयरफॉर शुड नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि इसका फिर ये बात कहना है कि अगर वेव नेचर है, अगर वेव नेचर है तो इसका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा कितना नहीं, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए अगर ये वेव नेचर होगा तो। These expectations of the wave theory directly contradict observations, तो ये observations contradict कर रही है कौन से 1 2 3 given at the end of subsection, मतलब कि वही contradiction जो हम लोग ने derive किया था कि frequency के directly proportional होता है, frequency के ऊपर depend करता है, frequency threshold frequency के ऊपर बात किए थे, वो सब contradict हो जाएंगे। Further, we should note that in the wave picture, the absorption of energy by electron takes place continuously over the entire wave front of radiation, मतलब कि वो होते रहता है continuously. Since a large number of electrons absorb energy, और ज़्यादा number of electrons energy absorb करते हैं, तो the energy absorbed per electron per unit time turns out to be small. इसीलिए जो पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको पर इलेक्ट्रॉन और पर टाइम, मतलब 1 सेकेंड में जो एनर्जी हम लोग डिवाइड कर देंगे सब इलेक्ट्रॉन्स को, वो कम हो जाएंगे। Explicit calculations estimate that it can take hours or more for a single electron to pick up sufficient energy to overcome the work function and come out of the metal. तो वही मतलब कैलकुलेशन से ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को फिर निकलने के लिए बहुत एनर्जी, बहुत टाइम चाहिए होगा, घंटों लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को मेटल में से निकलने के लिए, तो ये तो पूरा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है वेव नेचर। दिस कंक्लूजन इज अगेन इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू ऑब्जर्वेशन 4 में हम लोग ने कहा था कि कोई टाइम नहीं लगेगा, बिना टाइम लैग के निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि घंटों लग जाएंगे, तो वहीं पे हम लोग का टाइम वाला थ्योरी भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, दैट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस नहीं है। इन शॉर्ट, द वेव पिक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब कि बहुत बेसिक फीचर्स भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं अगला सेक्शन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक पे क्या इक्वेशन था, उसका एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये सब देखेंगे अब हम लोग। इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to expand photoelectric effect। उन्होंने एक नया मतलब अपना पिक्चर दिया, अपना नया पर्सपेक्टिव दिया कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे एक्सप्लेन करें। इन दिस पिक्चर, इस पर्सपेक्टिव में photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation। इसमें उन्होंने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा वो कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से नहीं होगा, मतलब कि जो एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होते जा रहा था उससे नहीं होगा। रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, रेडिएशन एनर्जी डिस्क्रीट यूनिट से बिल्डअप हो रहे हैं, मतलब कि उन्हें कुछ कुछ पार्ट्स में एनर्जी मिल रही है। जैसे कि हम मान लीजिए कि एक हम लोग एग्जांपल लें, तो यह एक मेटल है, इस पर हम लोग ने मान लीजिए एनर्जी वेव गिराया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराया, तो पिछले हम लोग सेक्शन 11.5 में देखा कि कंटिन्यूसली एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इसमें क्या रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा देर के बाद थोड़ा एनर्जी दे ही देंगे, मतलब डिस्क्रीट यूनिट्स में दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए डिस्क्रीट यूनिट्स में अगर देना है तो मान लीजिए कुछ देर बाद हम लोग ने 5 जूल एकाएक दे दिया पूरे सिस्टम को, फिर कुछ समय बाद एकाएक हम लोग ने फिर से 5 जूल दे दिया, फिर से 5 जूल दे दिया, ऐसे हम लोग डिस्क्रीट यूनिट्स में देते जा रहे हैं। द सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इसको हम लोग क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन कहेंगे। ईच क्वांटम ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैज़ एनर्जी एच म्यू, मतलब कि सबके पास एनर्जी एच म्यू होगा, where h is Planck's constant and mu the frequency of light, the photoelectric effect। an electron absorbs a quantum of energy, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन
एच म्यू एब्जॉर्व कर लेगा ऑफ रेडिएशन। इफ दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व्ड exceeds the minimum energy needed for the electron to escape from the metal surface, मतलब कि इस क्वांटम एनर्जी, मतलब ये क्वांटम एनर्जी अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो एस्केप करने में उसका मदद कर देगा। द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और के मैक्स का वैल्यू एच म्यू माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। More tightly bound electrons will emerge with kinetic energies less than the maximum value। इसका यह मतलब है कि मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो ज़्यादा टाइटली होंगे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड मेटल से, विल इमर्ज विद काइनेटिक एनर्जीज लेस दैन द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे जो के मैक्स है वो तो मैक्सिमम है, तो इससे मिनिमम कोई भी काइनेटिक एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वही वो सब इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम के वैल्यू से कम से निकल रहे होंगे, कोई कोई जीरो से भी निकल रहे होंगे, मतलब जीरो वेलोसिटी से। जस्ट जैसे कि मान लीजिए मेटल है तो कोई पूरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और कोई जस्ट बाहर आ गया होगा सरफेस के इलेक्ट्रॉन, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। नोट दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। तो इंटेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इसको हम लोग इंटेंसिटी कहेंगे। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे पर सेकेंड। हाउएवर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स is determined by the energy of each photon. Equation 11.2 is known as Einstein's photoelectric equation। जो इक्वेशन 11.2 है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। We now see how this equation accounts in a simple and elegant manner all the observations on photoelectric effect at the end of subsection 11.4.3। मतलब कि जो इक्वेशन है kinetic is equals to h mu माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये इसका आइंस्टाइन का इक्वेशन था। तो इस हिसाब से यह हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए मेटल सरफेस है, ये मान लीजिए मेटल है, इस पर हम लोगों ने लाइट गिराया एच म्यू एनर्जी का, ठीक। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज करेंगे, लेकिन इसका अपना भी एक एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसका नाम है फाई। तो ये इसको चेंज करेंगे लेकिन कुछ एनर्जी तो ये फाई ले लेगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी निकलने का हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा एच म्यू माइनस फाई। तो वहीं से डिराइव होता है ये फार्मूला। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन मैं कर दिया हूँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स लिनियरली ऑन म्यू एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इन एग्रीमेंट विथ ऑब्जर्वेशन दिस हैज़ हैपेंड because in Einstein's picture photoelectric effect arises from the absorption of a single quantum of radiation। मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सिंगल क्वांटम एनर्जी है वो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अराइजेस फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन, मतलब एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है तभी ऐसा हो रहा है बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। वहाँ पे पिछले 11.5 में हम लोग पे कह रहे थे कि जो एच म्यू है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के कर रहे हैं एब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है। यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस में। The intensity of radiation that is proportional to the number of energy quanta per unit is relevant to its basic process. Since kinetic max must be non-negative, implies that photoelectric emission is possible only if, हाँ तो photoelectric कब possible है, जब h mu greater than phi naught होगा। तो यहाँ से उसका डेरिवेशन एक और लाया गया कि v naught हमेशा, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमेशा फाई नॉट अपॉन एच होना चाहिए। इसका हम लोग जैसे कि फाई नॉट क्या है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल्स टू एच म्यू वाला फार्मूला से ही आया है।
Equation 11.3 shows that the greater the work function phi naught, the higher the minimum or threshold frequency V naught needed. मतलब कि जितना ज़्यादा phi naught होगा उतना ज़्यादा आपका threshold frequency होगा. Thus there exists a threshold frequency V naught. मतलब कि यहाँ पे frequency exist कर रहा है for the metal surface below which no photoelectric emission is possible. मतलब उसके नीचे और photoelectric emission नहीं होगा. No matter how intense the incident radiation may be or how long it falls on the surface. In this picture, intensity of radiation as noted above is proportional to the number of energy quanta per unit area per unit time. The greater the number of energy quanta available, मतलब कि यहाँ पे यही बोल रहा है कि I इज इक्वल्स टू पी बाई ए, यही फार्मूला को वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने वर्ड्स के हिसाब से एनसीईआरटी में. द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्विंग द एनर्जी, मतलब कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा पावर होगा पर सेकेंड और पर एरिया, तो वही उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो कवर करेंगे कमिंग आउट ऑफ द मेटल. दिस एक्सप्लेन्स वाई फॉर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एच म्यू भी बढ़ेगा, और एच म्यू बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी से इसका कोई नाता नहीं है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट से है. इन आइंस्टाइन्स पिक्चर द बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट क्वांटम बाय एन इलेक्ट्रॉन. मतलब इसमें बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस यही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लाइट क्वांटा एब्जॉर्व कर रहा है. दिस प्रोसेस इज instantaneous. Thus, whatever may be the intensity, that is the number of quanta of radiation per unit area, मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे कुछ भी हो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस. लो इंटेंसिटी डज नॉट मीन डिले इन एमिशन since the basic elementary process is the same. मतलब कि लो इंटेंसिटी यहाँ पे कुछ मीन नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बेसिक प्रोसेस क्या है कि एक एनर्जी क्वांटा एब्जॉर्व कर रहा है. अब वो चाहे टॉर्च यहाँ पे हम लोग रख के पास से इसको लाइट दें या टॉर्च यहाँ पे रख के हम लोग दूर से लाइट दें, कभी ना कभी तो लाइट पहुँचेगी और ये एनर्जी क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व तो करेगा. तो यही है बेसिक, मतलब एनर्जी तो एब्जॉर्व करेगा, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. सिंस द बेसिक वही बोल रहा है कि क्योंकि इसका एलिमेंट्री प्रोसेस सेम है सब के लिए, इंटेंसिटी ओनली डिटरमाइंस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री प्रोसेस. मतलब कि इंटेंसिटी सिर्फ यही बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कितने, ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे उसका एलिमेंट्री प्रोसेस क्या होगा या उसका एनर्जी कितना ऑब्जॉर्व करेगा. खाली ये बोलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा by a single electron, and therefore the photoelectric current. Using equation 11.1, the photoelectric equation can be written as. तो photoelectric equation हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पिछले हम लोग ने क्लास में देखा था कि K इज इक्वल्स टू E V नॉट होता है. तो यहाँ पे हम लोग V नॉट यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं K को E V नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाई नॉट, जहाँ फाई नॉट वर्क फंक्शन है मेटल का. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई म्यू माइनस फाई नॉट बाई ई. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इट प्रेडिक्ट्स द वी नॉट वर्सेज म्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप एच बाई ई. देखिए ये आ गया ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया. ये वाला इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जिसका स्लोप हो जाता है m, तो इसका स्लोप है h बाई ई. तो यहाँ पे देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ड्यूरिंग 1906 to 1916, मिलिकन परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एम्ड एट डिसप्रूविंग आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. जो वो एम कर रहा था कि हम लोग आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिसप्रूव कर दे, तो मिलिकन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. ही मेजर्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन obtained फॉर सोडियम सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.5. और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मेज़र किया स्लोप सोडियम का के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके
कि जो फिगर 11.5 में आया था वैसा ही आया। यूजिंग द नोन वैल्यू ऑफ ई ही डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट जे, और ई के द्वारा उसने प्लैंक्स कांस्टेंट एच का भी वैल्यू डिटरमाइन कर लिया। दिस वैल्यू वाज क्लोज टू द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये बहुत क्लोज था प्लैंक्स कांस्टेंट के, डिटरमाइंड इन एन इंटरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। In this way, 1916, Millikan proved the validity of Einstein's photoelectric equation instead of disapproving it। तो वो डिसअप्रूव करने गया था, एक्सपेरिमेंट करने गया था आइंस्टाइन को डिसअप्रूव करने, लेकिन जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो आइंस्टाइन का वैलिड हो गया और फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो और वैलिड हो गया और अप्रूव हो गया। द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा and the experimental determination of the values of h and phi naught in agreement with value obtained from other experiments led to the expectation of Einstein's picture। और आइंस्टाइन को फिर एक्सेप्ट कर लिया गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलिकन वेरीफाई भी कर लिया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विथ ग्रेट प्रिसीजन फॉर अ नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स पर उसने किया था एक्सपेरिमेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत वाइड रेंज में, मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था और वो वेरीफाई भी कर लिया। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे अहेड।